नमस्कार श्रोतागण। आज हम पुराने कन्वर्सेशन को, पुरानी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे और डॉक्टर साहब से अभी तक हमने जो जाना है कि कश्मीर की संस्कृत सिविलाइजेशन का भारत के ऊपर कितना प्रभाव था और भारत के अंदर भी जो कई अलग अलग प्रकार के संस्कृत का जो असर था, प्रभाव था, उसका भी कश्मीर के ऊपर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दामोदर गुप्त की रचना जो है कुटनीमतम, उसके विषय में भी डॉक्टर साहब से हम बातचीत करेंगे। और ये विषय जो है बहुत ज़रूरी, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं लोगों को, और मुझे लगता है कि इसके विषय में हमारे श्रोतागण जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू। ओवर टू डॉक्टर साहब। कश्मीर की संस्कृत साहित्य को देन इतनी प्रचुर है, इसका कहीं अंत आते नजर नहीं आता है। तो हमने पहले भी बात की वेश संस्कृति की, यानी कोर्टिजन कल्चर जो है। मुझे नहीं मालूम क्या बात रही है कि कोर्टिजन कल्चर जो है कश्मीर के संस्कृत साहित्यकारों का, एक प्रिय कवियों का एक प्रिय विषय रहा। प्रिय विषय इसलिए नहीं रहा, वो एक्सपोज करना चाहते थे समाज की रियलिटीज को, जबकि बाकी महाकाव्यों या काव्यों में एक काल्पनिक वातावरण था, एक वास्तविकता से बहुत कम से कम जो सामान्य जन लोग थे, सामान्य लोगों के बारे में न होकर एक धीरोदात्त और धीर ललित और उन नायकों के बारे में, जैसे कि संस्कृत के महाकाव्यों के लक्षण हैं, उसके अनुसार उन्होंने लिखा है। तो अभी उसी परंपरा में थोड़ा सा एक काव्य और, एक दो काव्य और बचे हैं। वो है दामोदर गुप्त का कुटनीमतम। ये भी वेश संस्कृति पर आधारित है। वेश संस्कृति पर आधारित होते हुए भी इसकी अपनी विशेषताएं हैं। और ये जब रचा गया है, ये जया पीढ़ के समय में रचा गया है। जय 9वीं शताब्दी के आसपास, 10वीं शताब्दी के आसपास। जया पीढ़ का पहले बहुत ही संरक्षक था, वो साहित्य का, कला का, कविता का। बाद में वो बहुत ही उसने अत्याचार किए लेखकों पर भी, कवियों पर भी, उनको कर लगाकर, लोगों पर भी उन पर कर लगाए। तो ये उनका एक दरबार का, उनके एक महत्वपूर्ण कवि था दामोदर गुप्त। है कि ये वैश्य संस्कृति पर दामोदर गुप्त ने एक काव्य लिखा है कुटनीमतम। तो वैश्य संस्कृति कश्मीर के इन कवियों ने, संस्कृत कवियों ने उसको क्यों चुना, इसका एक कारण ये भी है कि समाज में जो पतन आ रहा था सामाजिक जीवन में, और जो सामान्य यथार्थ, वास्तविक यथार्थ था, उसको छोड़कर कवि जो हैं वो काल्पनिक बातों की ओर अधिक ध्यान दे रहे थे। तो इस दामोदर गुप्त जैसे कवियों ने वास्तविकता को चुना वास्तव में, क्योंकि समाज की नैतिकता जो है कि लोगों का, अलग अलग लोगों का नैतिक चरित्र क्या हो, उसकी कैसा था, उसी में उन्होंने वेश संस्कृति को चुना। अब ये जो है, इसको आप पोर्नोग्राफी भी कहते हैं, लेकिन पोर्नोग्राफी जो है, इट इज लेवल्ड विद रियलिटी, रियलिज्म। इसकी ब्राइटनेस यही है, इसका महत्व यही है, इसमें रियलिज्म का अधिक पुट है। यानी वास्तविकता जो है, जीवन की जो वास्तविकता है, उस समय की, अपने समय के जीवन की वास्तविकता की ओर अधिक ध्यान दिया गया। वेश संस्कृति तो हमको मालूम है कि किस प्रकार से क्या होता है, कैसे वो धन के लिए, ये बहुत पुरानी बात है, लोग धनवान पुरुषों को अपने चंगुल में वो फंसाती थी वेश्याएं। तो ये तो था ही था, लेकिन उसके साथ साथ जो कला और संस्कृति का जो परंपरा उनके साथ जुड़ी थी, वो भी एक महत्वपूर्ण, संगीत के साथ, नृत्य के साथ, जो कोर्टिजन कल्चर जुड़ा हुआ था, वो भी एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक अंग था। तो इस सब को लेकर इसमें दामोदर गुप्त ने कुटनीमतम महाकाव्य लिखा। तो महाकाव्य कहिए या काव्य कहिए,
इसकी विशेषता ये है, एक तो ये इसकी भाषा जो है वो चलती हुई भाषा है। उस भाषा में कृत्रिम अलंकारवाद नहीं है, यानी नकली वो जो अलंकारों का अलंकार है, लेकिन उसका वो जबरदस्ती लादे थोपे आरोपित नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। और इसकी भाषा जो है वैसे ही सहज सरल भाषा है। सहज सरल होने के कारण सामान्य पाठकों के लिए बहुत पठनीय है, और उनके उस समय के पाठकों के लिए काफी मनोरंजन, अच्छे मनोरंजन का साधन रहा होगा उनका वो काव्य। इसके अतिरिक्त यही है कि आर्य छंद का उन्हें बहुत बड़ा कलाकार माना जाता था। आर्य छंद का उन्होंने उपयोग किया है और जीवन की वास्तविकताओं से किनारा न बचाकर उन वास्तविकताओं को सामने उघाड़ कर सामने लाने का प्रयत्न किया है पुट्टनी मतम में दामोदर गुप्त ने। उसके अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे काव्य भी अधिक, जो महाकाव्य की तुलना में लघु काव्य जिसे हम कहेंगे, प्रबंध काव्य जिसे हम कहेंगे, वो काव्य भी अनेक कश्मीरी के संस्कृत कवियों ने उनकी रचना की है। अभी जैसे बिल्हन का नाम तो हमने ले लिया ऐतिहासिक महाकाव्यों के बारे में के संबंध में बात करते हुए, तो बिल्हन ने एक और महत्वपूर्ण काव्य लिखा है, इसका हम लिरिकल पोइट्री कह सकते हैं, गीत काव्य कह सकते हैं। वो है चौर पंचाशिका, यानी 50 वर्स, अगर अंग्रेजी में कहें तो 50 वर्सेस ऑन द आर्ट ऑफ थेफ्ट। लेकिन वास्तव में ये है कि उसमें ऐसा कहा जाता है, ऐसा समझा जाता है कि उसमें बिल्हन ने अपनी आप बीती कही है, अपनी कैसे वो कल्याण पहुंचे वहां, कहीं भी मतलब राजा ने उनको अपनी बेटी को शिक्षा देने को कहा, कविता पढ़ाने को कहा, लेकिन वो एक दूसरे पर अनुरक्त हो गए और उस पर उसका जब पता चला तो राजा ने उसको सूली पर चढ़ाने का दंड दिया। और सूली पर चढ़ाने के दंड के समय जब उसे उनकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये 50 पद जो है वो कह दिए कि अभी मैंने उसके, यानी जो अनुभव उसके थे अपनी प्रेमिका के साथ, उन अनुभवों पर आधारित 50 बहुत ही मार्मिक छंदों की तत्काल रचना कर दी। अब ये जो है ये सब में नहीं है, कश्मीरी इसके 3 संस्करण हैं चौर पंचाशिका के, 2 तो उत्तरी संस्करण हैं। उन उत्तरी संस्करणों में एक में 50 के बदले 90, एक में 50 के बदले 94 पद्य मिलते हैं। कश्मीरी संस्करण में 56 पद्य मिलते हैं, लेकिन 56 पद्य मिलते हुए उनमें ये कथा जो है, जो हमने अभी बात जिसकी थी, वो कथा नहीं है, उसकी ओर इशारा कर रहा है, कथा नहीं है। और इन तीनों संस्करणों में केवल 5 पद्य आपस में मिलते हैं। अब सोचिए, लेकिन इसका महत्व मैंने पहले भी शायद इसको संकेत किया था कि गुजरात की एक पूरी कला शैली जो है, पेंटिंग स्टाइल जो है, वो चौर पंचाशिका की कथा वस्तु पर आधारित। वहां उन्होंने चंपावती इसका नाम दिया है, बिल्हन और चंपावती, और उस पर बहुत पूरी की पूरी एंटायर काव्य शैली जो है, उस पर अनेक चित्र उसमें वहां एक परंपरा रही है गुजरात में। ये एक उसकी बात रही है। दूसरा इसका जो संगीतमयता है, इसकी भावात्मकता है, इसका जो प्रवाह है, वो इसकी विशेषता रही है, क्योंकि संस्कृत में अन्यत्र नहीं देखा जाता। और बिल्हन इसके बारे में काफी सचेत थे। वो कहते थे कि मेरा काव्य ऐसा है कि बिना बादलों के अमृत की वर्षा कानों में हो रही। ये बिल्हन ने अपने बारे में कहा है। और कश्मीर के बारे में तो बिल्हन ने बहुत कुछ कहा है महाकाव्य में, लेकिन वो खनमू में पैदा हुए थे और उनके पिता भी बहुत बड़े व्याकरण थे, वो सब बातें तो उन्होंने उसमें कही हैं। इसमें केवल इतना ही है, इतना ही दर्ज है। तो लेकिन इसका अपना महत्व है। इसका ये संस्कृत काव्य के सर्वश्रेष्ठ गीत काव्यों में इसका स्थान है। तो काव्य प्रकार और भी है, उसे मुक्तक कहते हैं।
मुक्तक का मतलब है केवल एक छंद हो, एक पद्य हो, एक पद्य जो है अपने में संपूर्ण हो, अपने में कंप्लीट वर्स हो। वो वर्स जो है एक्चुअली एलेगोरिकल हो, यानी वो अन्य, इसको हम अन्योक्ति या अन्यापदेश कहते हैं। इसका सब कश्मीरी में दो कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन सबसे अधिक अच्छा माना जाता है, लोकप्रिय माना जाता है भल्लट के शतक को। भल्लट शतक के 100 के आसपास उसने पद्य लिखे हैं अन्योक्ति शैली में या अन्यापदेश की शैली में। यानी बात की जा रही है किसी पेड़ पौधे की, बात की जा रही है किसी इनएनिमेट जड़ पदार्थ की, लेकिन वास्तव में बात मनुष्य की हो रही है, वास्तव में बात अपनी बात कर रहा है। हुआ ये कि जो शंकर वर्मन के समय में ये कवि हुआ था, 1883 से 902 शंकर वर्मन का शासन काल था, उस समय था, और उसने इसको इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतना अच्छा कवि होने पर भी वो एक अन्य भारवाही मामूली एक किसी व्यक्ति को 2000 दिनार प्रतिदिन वो देता था, लेकिन इसकी ओर उसका ध्यान नहीं दिया। इससे इसके मन की कुंठा जो है वो जागृत हुई, मन की पीड़ा जो है उसकी उसने 100 पद्यों में, भल्लट शतक ने 100 पद्यों में व्यक्त की है। अब मैं आपको एक उदाहरण इसका देता हूँ। जो उसका जो धनुष है, उसका मुंह खुला हुआ, उसके जो बाण हैं वो जहर में सने हुए हैं, उसकी जो कुशलता है वो अर्जुन से कुछ कम नहीं, लेकिन उसके मन में जो है घृणा है, उसके मन में शांति नहीं है, घृणा है। उसके मुंह पर, उसके होठों पर मीठे मीठे बोल हैं। तो अब जंगल कब तक बचा रहा है? यह लगभग ऐसा ही लगता है जैसा कि जापानी हाइकू हो, तो उस पर चोट जो है अंतिम पंक्ति में है। इसी प्रकार से एक और जगह उसने लिखा है कि सूर्यास्त हो गया है, इसका दुख नहीं, सूर्यास्त होने का दुख नहीं है। दुख इस बात है कि सूर्यास्त होते ही सब जगह सारे आकाश पर अंधकार ने अपना प्रभाव जमा, अंधकार का जो फैल जाना सारे आकाश में दुख हो। यानी ये भी अपने समय के परिस्थितियों की ओर संकेत है कि क्या हो रहा है। अंधकार का तात्पर्य वो है जो अन्यार्थ है, हम एकदम समझ सकते हैं। अन्योक्ति ये है, ये भी यहाँ भी वो अपनी बात कर रहा है। तो ये भल्लट शतक की बात रही। भल्लट शतक से आगे बढ़कर आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, यद्यपि वो पूरी तरह से मौलिक नहीं है, रचना की बात हमें करनी पड़ती है, वो है बृहत कथा। सोमदेव का कथा सरित सागर। सोमदेव जो है वो 11वीं शताब्दी में राजा अनंत के समय थे। राजा अनंत का समय 1028 से लेकर पहले तो 1063 तक, तो उसका जो पुत्र कलश है वो उसका विद्रोही बन गया था। उसके बाद कुछ समय के बाद फिर उन्होंने संभाला राज्य, और 1077 तक, और 1081 में अनंत ने आत्महत्या कर ली, और उसकी पत्नी ने भी, सुगंधा ने, वो भी इस कारण बहुत ही दुखी थी। और सुगंधा के मन में जो उथल-पुथल थी, कलश के, अपने पुत्र कलश के व्यवहार के कारण, तो उसको थोड़ा मनोरंजन करने के लिए, उसका मनोविनोद करने के लिए सोमदेव ने इसकी रचना की थी। और इसमें, लेकिन ये देखिए ये कितना विराट, 22,000 पद्य हैं इसमें, 22,000 पद्य हैं, और इसमें 18 लंबक हैं। लंबक का मतलब होता है भाग काव्य का, जिसमें एक कन्या को युद्ध में प्राप्त कर सकते, विवाह में प्राप्त किया जा सके। तो नरवाहन दत्त की ये कहानी जो है, ये कहानी बृहत कथा पर आधारित है। बृहत कथा जो है वो पैशाची प्राकृत में लिखा गया था, एक ग्रंथ माना जाता है, लेकिन उपलब्ध नहीं है। बुद्ध स्वामी का नेपाल का एक संस्करण है,
लेकिन बुद्ध स्वामी ने इसको वो रूप नहीं है जो मूल में है। वो मूल जो पैशाची में लिखा रहता था वो गुणाढ्य ने लिखा था, तो वही गुणाढ्य और वररुचि के रूप में वो दोनों जो गण है शिव जी के, वो उन्होंने धरती में जन्म लिया उस रूप में। और उनके राजा के दरबार में, कौशाम्बी के राजा के दरबार में वो आए दोनों के दोनों। और इसमें गुणाढ्य ने राजा को ये वचन दिया कि वो 6 महीने में उन्हें संस्कृत सिखाएगा। 6 महीने में वो संस्कृत की शिक्षा उसे संस्कृत नहीं सिखा पाया, तो इस कारण वो फिर चला गया। जो उसने पैशाची भाषा में किसी से सुनकर, कहानियां सुनकर बृहद कथा लिख डाली। गुणाढ्य ने कहानियां लिख डाली तो राजा के पास भेजी। राजा ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सातवाहन राजा का नाम था, जो कि प्राकृत अभ्रंश का राजा था, ये भाषा बोलने वाला था। तो संस्कृत सीखना चाहता था क्योंकि राजाओं का उससे मान बढ़ता था, सम्मान बढ़ता था। वचन को पूरा नहीं कर सका, उसने ये कहानियां राजा को भेजी, पैशाची प्राकृत में लिखी हुई। तो राजा ने कोई इस पर भी ध्यान नहीं दिया, तो इससे इतना दुख हुआ कि वो अपनी इस काव्य को, बृहद कथा को जलाने लगा। एक एक करके वो जलाने लगा और वन में पशु पक्षियों को सुनाने लगा। राजा को जब पता चला सातवाहन को ये पशु पक्षियों को सुना रहा है, उसे बहुत दुख हुआ इस बात का। लेकिन इस तब तक उसके केवल 1 लाख पद्य बाकी बचे। 1 लाख कुछ कम नहीं होता, ये तो एग्जैजरेशन है, लेकिन पूरा अंश उसका काव्य का शेष नहीं रहा था और वो भी लुप्त हो गया। उसके बाद जो एक तो बुद्ध स्वामी की बात कही हमने, दूसरे जैन संस्कृत इसका वसुदेव हिंदी के रूप में आ गया, जैन रूप संस्करण इसका कथा का। तो इसी प्रकार से हमारे इसी क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी लिखी, बहुत बड़ा मुकाबला लिखा। उसने भी बहुत अच्छा काम किया इस पर, लेकिन वास्तविक काम जो है उसको बिल्कुल नया रूप देने का, कथा का एक पूरा सागर जो उंडेला उसने, वो सोमदेव ने किया। तो रानी सूर्यमती के दुखी हृदय को सांत्वना देने के लिए, उसका मनोविनोद के लिए इस काव्य की सोमदेव ने रचना की। लेकिन सारे का सारा चूंकि वो उपलब्ध नहीं है, ये जो है ये काफी हद तक कथाओं का एक सचमुच एक विराट कोश है। अलिफ लैला की कई अनेक कहानियां जो हैं, उनका मूल भी इन कथाओं में है। सारे विश्व में फैला गया। इसके बारे में यह कहा गया है कि ये भारतीय संस्कृति का दर्पण है। इसमें इतना कुछ व्यापक इसका पट है, इसका बहुत ही व्यापक वर्णन है। अनेक 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 कथाओं में से कथा निकल रही है, कथाओं में से कथाएं निकल रही हैं। और मनुष्य ही नहीं है, इसका भी उनको कथाओं का विषय मनुष्येतर भी है, वहाँ प्रेत भी है, वहाँ पशु भी है, वहाँ मनुष्य और मनुष्येतर का संबंध जो है, ये हमारे संस्कृत साहित्य की या भारतीय साहित्य कही आप एक देन रही है। मनुष्य को अकेले में नहीं, मनुष्य के साथ मनुष्येतर को भी जोड़ा गया, और जो कि इसमें यानी 11 हर प्रकार के इसमें व्यक्ति हैं। इसमें साहसिक व्यापारी, दूर दूर तक भारत के व्यापारी जो दोनों जाते थे, साहसिक व्यापारी, बोर्नियो, सुमात्रा, बाकी जगह पूरा साउथ ईस्ट एशिया जिसका नाम भी है। यानी आप सोचिए, आप उसमें बोर्नियो का, निकोबार का, इंडोनेशिया, पता नहीं कहाँ सबका वो उनका नाम भी है, सब जगहों का। मतलब इसकी कथा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। कथा का क्षेत्र केवल कश्मीर तक सीमित नहीं है। तो कथाएं जो हैं, कथा के बीच से कथा निकलती है। कथा के बीच नरवाहन दत्त की एक कथा जो है वो व्यापक हो जाती है कि उस कथाओं की अनेक नदियां जो हैं एक सागर में मिल गई हूँ, ऐसा प्रतीत होता है। तो उसके अपने नाम को ये सार्थक भी करता है। तो इसमें मनुष्य का मनुष्येतर से संबंध जो है इन कथाओं में मिलता है। साथ ही जहाँ तक मनुष्य का, जहाँ तक कथाओं का संबंध है, साहसिक जो नाविक हैं, जो व्यापारी भारत के थे, जो इन सब द्वीपों में जाकर जिन्होंने भारतीय संस्कृति को भी फैलाया
और अपने व्यापार का भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उनकी कहानियों के बारे में है, लेकिन साथ ही दुष्चरित्र औरतें को उनके षड्यंत्र की कहानियां हैं, तो मूर्खों की कहानियां हैं। कैसे मूर्ख जो है वो जिससे उनका उद्देश्य केवल हंसाने की है, मैं उनका वर्णन नहीं करूंगा। मूर्खों की कहानियां काफी है। एक मूर्ख की कहानी में आपको सिर्फ उसका और संकेत करूंगा, जिसको के बाद में अलिफ लैला वालों ने भी अपनाया। और कश्मीरी जो है हमारा लोक कथा, उनमें भी वो आ जाती है। वो है कि एक साधु जो है उसने एक स्थान पर वो गया, वहां उसने मौन व्रत रखा हुआ था, लेकिन देखा वो बहुत ही सुंदर लड़की उन लोगों की लड़की सुंदर थी, तो उसने हाय में मरा कहा। हाय में मैं सोचता से सुनाता हूँ। तो उसने कहा, पूछा कि क्यों? कहा ये बहुत ही अशुभ है, ये लड़की, इसको बहा दो, इस लड़की को बहा दो। एक संदूक में उसने कहा, एक संदूक बना लकड़ी का, उसमें इसको रखो, ऊपर दिया रखो, जहाँ बह जाए वहां बह जाए, ये बहुत ही अशुभ है तुम लोगों के लिए। तो उसने वही किया। तो इतने बीच में कुछ लोग पहले ही आ गए, उसके आदमियों से पहले। उसका विचार था कि मैं इस लड़की को पकड़ लूंगा और अपनी पत्नी बना विवाह करूंगा, अपने लिए रखूंगा। लेकिन हुआ ये कि वहां पर उससे पहले ही कुछ लोग पहुंच गए। उससे पहले एक सुंदर एक राजकुमार पहुंच गया। उसके आदमियों के पहुंचने से पहले ही वहां उन्होंने जब इसको खूब ये देखा, सुंदर स्त्री को, लड़की को देखा, उसने लड़की को आंसू से निकाला, उसमें एक बंदर रखा और बंदर रखने के बाद उसको बह जाने दिया। तो जब उस कृत्रिम नकली साधु के लोग उसको लेने के लिए आए, तो उनको क्या उसने कहा, नहीं तुम लोग जब अपने शिष्यों से कहा तुम चले जाओ, मैं इस पर बैठकर मंत्र साधना करता हूँ। तो उसने जब संदूक को, लकड़ी के संदूक को खोला, वहां से बंदर निकला और उसने उसको काट खाया। तो ये इस प्रकार की जो हास्य की कहानियां हैं, हंसाने वाली कहानियां बहुत हैं, लेकिन षड्यंत्र की कहानियां भी बहुत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका तत्कालीन समाज का पूरा परिचय, वो ये कहानी कश्मीर की नहीं है, ये वाराणसी की कहीं से कहानी कहता है। ये पूरे देश विदेशों तक इसकी कहानियां मतलब का क्षेत्र, कथा क्षेत्र फैला हुआ है। तो इसमें समाज का जो है पूरा वास्तव में पूरा दर्पण है समाज का। इसमें सारे समाज का चित्र, जिसमें कश्मीर भी देश का चित्र, समाज का, सामाजिक जीवन का चित्र हमारे सामने रखता है। उसमें कई महत्वपूर्ण बातों का हमें पता चलता है। एक ये, उस समय वर्ण व्यवस्था बहुत ही ढीली थी। ये बहुत ही भ्रामक बात फैलाई गई थी कि सारे देश में जो है वो वर्ण व्यवस्था बहुत कड़ी है और छुआछूत बड़ी है, और आपस में इनका जो अलग अलग वर्ण है उनका संबंध बहुत कड़वे हैं। ब्राह्मणों ने सब पर अत्याचार करके रखा है। इस बात को ये झुठलाता है कथा सागर, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल लचीली वर्ण व्यवस्था दिखाई गई है। ब्राह्मण जो है वो व्यापारी का काम करता है, शूद्र जो है वो व्यापारी का काम करता है। तो कहीं कोई बंधन इसमें नहीं है कि अपने अपने उस क्षेत्र में लिमिटेशन नहीं है, बिल्कुल। और अंतर जातीय विवाह है, ब्राह्मण का शूद्र से विवाह है, शूद्र का ब्राह्मण से विवाह है। तो ये अंतर जातीय विवाहों का भी बहुत ही उदाहरण इसमें आए हुए हैं। इस प्रकार से अपने समय के समाज में ये बातें, और ये भी कि ये बहुत ज्यादा कुछ धर्म पर आधारित नहीं है, ये सामाजिक जीवन जो वास्तव में है उसको उस रूप में उसने प्रस्तुत किया है कि केवल उसका धार्मिक पक्ष को लेकर नहीं। धर्म आया है लेकिन वो तो सामान्य रूप में आया है, तो धार्मिक पक्ष को भी उसके उस सामान्य रूप में ही प्रस्तुत किया है उसने। लेकिन कहानियां जो हैं वो इतनी मनोरंजक हैं। वास्तव में ये कहानियां तो गुणाढ्य की रची हुई है, लेकिन गुणाढ्य की कहानियों को इसने सोमदेव ने अधिक सरल बनाया है, अधिक मनोरंजक बनाने की कोशिश की है। और मैंने आपसे कहा कि आर्या छंद में
सब लोगों की समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग उसने किया है।